जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाव्य अकादमी पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्र देखते आ रहे हैं, हम लोग की मनोविज्ञान को व्यवस्थित ढंग से पढ़ते आ रहे हैं और आज हम लोग लगभग 25, 29, 30 लेक्चर हो चुका है। 30 लेक्चर हो चुका है। आज 30वां लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैं अब आगे 31वां लेक्चर यह होगा, आपके सामने उपस्थित हुआ उसी जोश उसी जुनून के साथ। और आप लोगों को भी सहयोग बहुत ज़रूरी है मित्र। आप लोग कम से कम मेहनत करके कम से कम 500-600 सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इससे थोड़ा सा हमें क्या मिलेगा कि हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है मित्र, तो आप भी प्रयास करते रहिए और हम आपको बिना कभी रुके, बिना कभी थके, आप लोगों के सामने जितना मुझसे बन पड़ेगा उससे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी जगह से पढ़ के आप जिस चीज़ को 10 घंटे पढ़ के 100 चीज़ों को याद कर पाएंगे, मैं वही चीज़ें 2 घंटे में आपको 100 उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स को याद करवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, इतने दिन से देख ही रहे हैं मेरा पढ़ाने का तरीका, उसको डिस्क्राइब करने का तरीका। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझने में मनोविज्ञान को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आइए इसी के साथ बुद्धि लब्धि के फिर आगे कुछ कंटेंट पर या सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्र, आप लोग जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वह बुद्धि लब्धि बुद्धि है। क्या बुद्धि है? बुद्धि, इसी को क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस। क्या मित्र? इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस इसी को कहा जाता है। और हमने आपको कल बताया था क्रमिक महत्व का सिद्धांत, यही लास्ट टॉपिक था। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसके क्षेत्र में? बुद्धि के क्षेत्र में। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो था एक और सिद्धांत आया था जिसको फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, मतलब कारक विश्लेषण। क्या मित्र? कारक विश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है मित्र, इसको कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, कारक विश्लेषण का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? तो आपको बता दूं कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह फिलिप बर्नन थे। कौन थे प्रतिपादक? तो फिलिप बर्नन क्या थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इन्होंने कारक विश्लेषण सिद्धांत को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसमें डिटेल करूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी किसी व्यक्ति के अंदर बौद्धिक चीजें हैं ना, वह एक क्रम के रूप में क्या हैं? व्यवस्थित हैं। उसको आपको व्यवस्थित नहीं करना है। ठीक है, वह ऑलरेडी आपके मस्तिष्क में क्या है? वैसे ही व्यवस्थित है। जैसे वस्तु या सामग्री एक तरफ, संज्ञान की चीजें एक तरफ हैं, और जो उसमें उत्पाद हैं वो अलग हैं। ठीक है, जैसे संज्ञान की चीज में चिंतन हो गया, सोचना हो गया, है ना, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, ये क्या हो जाते हैं? संज्ञान में हो जाते हैं। वैसे ही क्या हो जाता है? आकृति हो जाती है, सांकेतिक हो जाता है, शाब्दिक चीजें होती हैं। यह किस में होती हैं? विषय वस्तु या सामग्री में। तो मतलब इनके कहने का मतलब था कि यह एक क्रम में क्या हुई हैं? लगी हुई हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वह अपने क्रम से क्या होती हैं? निकलती आती हैं और किसी भी समस्या को समाधान करने में हमारी मदद करती हैं। तो यह सिद्धांत क्या? कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस का सिद्धांत यही कहता है। आप जानते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत मैंने पहले ही पढ़ा दिया, स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक तथा समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। ठीक है, किसमें? मैं लिख दे रहा हूं, द्विकारक किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने, जैसा कि आपने आगे पढ़ा। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया मित्र? थॉर्नडाइक ने दिया। और समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया मित्र?
थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? तो थर्स्टन ने क्या किया है? समूह कारक का सिद्धांत दिया है। तो इस सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए एक जो है वैज्ञानिक आते हैं, बर्नन। क्या उनका नाम है? बर्नन। और बात करते हैं 1960 ईस्वी की। कब मित्र बात करते हैं? 1960 ईस्वी की। यह कहते हैं कि मानवीय योग्यताओं का पदानुक्रमिक संरचना प्रस्तुत करता है। इन्होंने कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। इन्होंने कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। जैसे कि इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि एक जनरल फैक्टर और एक क्या होगा, क्या बोलते हैं कि एक स्वतंत्र अवस्था होगी और एक क्या होगी, इन्होंने क्या था, स्वतंत्र योग्यताएं होंगी। क्या होंगी? जैसे कि ऐसे बनाया था ना मैंने, इसमें कहा कि इन्होंने कि स्वतंत्र योग्यताएं होंगी इस हिस्से में, इस हिस्से में भी। और ये जरूरत पड़ने पर जब स्वतंत्र योग्यताएं एक विशेष परिस्थितियों के लिए एक साथ आ जाएंगी तो जो यही होगी, यही क्या होगी? विशेषता होगी बुद्धि की। क्या होगी? विशेषता होगी। तो इन्होंने बताया ना कि यह क्या होगा? स्पेशल फैक्टर हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसी की मदद से हम क्या कर रहे हैं? समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि ये सब जो स्वतंत्र अवस्थाएं होती हैं बुद्धि की, ये सब पहले से ही क्या होती हैं? आपके मस्तिष्क में एक क्रम में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। इनको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आगे आते हैं, जब कारक विश्लेषण की बात करते हैं, बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। ठीक है मित्र, मिटा दे इसको। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ऐसे पूछ देगा कि द्विकारक, बहुकारक एवं समूह कारक के सिद्धांतों को तीनों का समन्वय लेकर एक मनोवैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं? तो बर्नन ने कहा था। और कब कहा था? तो 1960 में। इनका इतना ही काम है। ठीक है मित्र, आगे चले। अब जानते हैं कि जो कारक विश्लेषण का सिद्धांत था बुद्धि की संरचना प्रतिमान में, ठीक है, ये तो कारक विश्लेषण ऐसे था कि इसको किसने दिया था? तो फिलिप बर्नन ने दिया था शुरुआत में। लेकिन इस पर व्यवस्थित एक कह सकते हैं बुद्धि को मुख्य मान के या प्रतिमान मान के इस पे पूर्ण रूप से कार्य करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग जानते हैं क्या है, मैं अभी बताता हूँ। क्या नाम है उनका? बताइए। जेपी गिलफोर्ड को जाता है मित्र। बुद्धि की संरचना का प्रतिमान, हेडिंग है बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। सॉरी बच्चा, प्रतिमान। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? कारक विश्लेषण। देखिए, कारक विश्लेषण, ठीक, जिसको हमने अभी बताया था कि फैक्टर एनालिसिस। ठीक है मित्र, अब इसको दिया कौन था? तो इस परिस्थिति में संरचना के प्रतिमान मॉडल में किसने दिया था? तो आप लोग जानते हैं कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत इसको कहते हैं। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत को बुद्धि के त्रिविमी या 3 मॉडल का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत को कहते हैं। जैसे देखिएगा, बात करें अगर बुद्धि की, तो इनके अनुसार जो है बुद्धि 3 स्तरों में बटी हुई है। किसमें? 3 स्तरों में बटी हुई। एक सेकेंड बच्चा देख ले, थोड़ा सा साइड में कट तो नहीं रहा कहीं? हाँ ठीक है, नहीं कट रहा है। आइए बराबर है, देखते हैं। तो इसमें जो तीन वो हैं, तो इसमें क्या आ जाता है? विषय वस्तु या सामग्री। ठीक है मित्र। और इसमें क्या आ जाता है? मैंने अभी जस्ट क्या किया था, चर्चा किया था ना, इसमें क्या आ जाता है? संज्ञान। क्या मित्र?
संज्ञान, और इसमें क्या आ जाता है, उत्पाद, मतलब आपके मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले जो क्या बोलते हैं विचार हैं वह क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगर विषय वस्तु सामग्री की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु में सामग्री की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है और उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। जैसे आकृति, आकृति आ गई, क्या आ गया, शाब्दिक संरचना आ गई, शाब्दिकता आ गई, सांकेतिक आ गया, सांकेतिक चीजें, सांकेतिक, और क्या आ गया, व्यवहारिक, क्या आ गया मित्र, व्यवहारिक, व्यवहारिक, यह ऐसे चीजें आ गई। अब संज्ञान की बात करेंगे, संक्रियाएं। अच्छा, संज्ञान ना लिख के इसको संक्रियाएं लिखता हूं ताकि आप समझ जाएंगे ना कि संक्रियाएं होती क्या है। तो संक्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, तो संज्ञान के द्वारा। तो संक्रियाओं में क्या आ जाता है मित्र, संज्ञान आ जाता है, चिंतन आ जाता है मित्र, परंपरागत चिंतन आ जाएगा, चिंतन, फिर आ जाएगा गैर परंपरागत चिंतन, चिंतन। ठीक है मित्र, गैर परंपरागत चिंतन, और मूल्यांकन वाली बात आ जाएगी। जैसे जो भी आप कर रहे हैं उसका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। यह संक्रिया में आ गई। अब उत्पाद की अगर बात करें तो इकाई, उत्पाद की बात करें तो इकाई, वर्ग, ठीक है मित्र, इकाई, वर्ग, संबंध, सूचना प्रणाली, संबंध, और क्या आ जाएगा, सूचना प्रणाली। देखिए उत्पाद है, मस्तिष्क के बुद्धि के क्या है, उत्पाद है मित्र। ठीक है, प्रत्यावर्तन प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली, और निहितार्थ प्रणाली, निहितार्थ प्रणाली। ठीक है मित्र, इतना देख लिए। अब जैसे देखिएगा कि यह किसने दिया, जेपी गुइलफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया है, 3 मॉडल का सिद्धांत दिया है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, 3 मॉडल का सिद्धांत। जैसे एक तो ये हो गया, आप लोग जानते ही हैं, और ये हो गया। ठीक है मित्र, ये 3D मॉडल एक तरह से मान लीजिए कि यह क्या है, 3D है। ठीक है मित्र ना, यह क्या है, 3D है। जैसे यहाँ पे कहते हैं, इसमें जो आती है, इस संरचना में आता है मित्र, इस संरचना में जो आता है, इस संरचना में ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर इसकी संरचना ऐसे ऐसे होगी, और फिर इसकी संरचना ऐसे ऐसे होगी। ठीक है मित्र, देखिएगा ये 3D मॉडल का सिद्धांत भी बताएगा। जैसे एक तरफ हो क्या हो गया, मूल्यांकन, क्या हो गया, मूल्यांकन क्यों होगा, क्या हो गया, विषय वस्तु या सामग्री। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिखूंगा विषय वस्तु या सामग्री। ठीक है मित्र, और एक तरफ क्या हो गया, इधर हो गई क्या, संक्रिया, और इधर क्या हो गया, मैं इधर ऐसे तीर बना के लिख देता हूं, उत्पाद। ठीक है मित्र, ध्यान दीजिएगा। अब यह कहते हैं कि जो ये बुद्धि का मॉडल बना हुआ है, इसमें जो विषय वस्तु है ये क्रम में रहेगी। क्या रहेगा, क्रम में रहेगा। जैसे कि अब
थोड़ा सा छोटा है तो इसमें मैं अंदर लिख नहीं पाऊंगा। जैसे आकृति हो जाएगी, शाब्दिक हो जाएगा, सांकेतिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है मित्र, यह एक क्या होगा, क्रम में होगा। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, संक्रिया में हो जाएगा संज्ञान हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, परंपरागत चिंतन हो जाएगा, गैर परंपरागत चिंतन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है मित्र, संज्ञान हो जाएगा आपका, ठीक है, स्मरण हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सब संक्रिया में आ जाएगा। और उत्पाद में ये सब आ जाएंगे, इकाई हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, प्रत्यावर्तन प्रणाली हो जाएगी, निहितार्थ प्रणाली हो जाएगी, सूचना प्रणाली हो जाएगी। ठीक है मित्र, ये सब क्या हो जाएंगी, प्रणालियाँ हो जाएंगी, संबंध हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे विषय वस्तु में किसी चीज की क्या आकृति, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। विषय वस्तु में क्या होगा, जैसे कि जब हम, आप ध्यान दीजिएगा, मैं सबको एक ही बार में बता देता हूं। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, हमारे संज्ञान में होता है, उसकी आकृति छपती है। क्या छपता है, आकृति छपती है। फिर शाब्दिक हाव भाव से उसकी परिस्थिति को क्या करते हैं, हम मापते हैं, करते हैं कि नहीं बताइए। उसके बाद तत्पश्चात हम जैसे कि फिर उसके बाद अगर संक्रिया की बात करेंगे तो संक्रिया में सर्वप्रथम ये चीजें कहाँ आती हैं, संज्ञान में आती हैं मित्र, संज्ञान में आती हैं। उसके बाद हम उसके बारे में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अब अगर वह ज़्यादा टफ है तो परंपरागत चिंतन, नहीं तो गैर परंपरागत चिंतन। परंपरागत चिंतन का मतलब कि अगर वैसा उसका व्यवहार है तो रूढ़िवादिता के हिसाब से सोचेंगे, अगर नहीं वैसा व्यवहार है तो स्वतंत्र अपने हिसाब से सोचेंगे। तो यह होता है। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उसमें इकाई मतलब कार्य करने की क्षमता, वर्ग, वो किस वर्ग में कार्य कर सकता है, उसका संबंध क्या है, उसकी सूचना प्रणाली कितनी मजबूत है। फिर प्रत्यावर्तन प्रणाली का मतलब होता है किसी वस्तु में वह सुधार कैसे कर सकता है। निहितार्थ प्रणाली में कि उसका सुधार करने का जो अर्थ है वह वास्तविक है कि नहीं, या उस विधि में या उस समस्या में निहित हो रहा है कि नहीं। यह कहलाता है आपका जेपी गुलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत कहता है। ठीक है मित्र, क्या कहता है, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत कहता है। इन्होंने जो शोध किए थे, पहले तो इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत पर सुधार करते हुए 4 स्थान पर अब 5 निम्न भागों में वर्गीकृत कर दिया था। जैसे कि इसमें क्या इन्होंने जोड़ा था, श्रावणिक, सांकेतिक, व्यवहार परक, दृश्यक और शाब्दिक। ठीक है मित्र, क्या किए थे यह, और इसी तरह इसमें मान लीजिए इसमें क्या थे, 120 संघटक थे, 120 संघटक थे जो इनकी बुद्धि परक या विमी का, तो त्रिविमी का या थ्री मॉडल का जो सिद्धांत था उसमें क्या थे, 120 थे। जैसे सामग्रियां 4 थी, संक्रियाएं 5 थी, और उत्पाद जो थे वो क्या थे, 6 थे। तो देखिए लिख लीजिए, सामग्री देख लीजिए कितनी है, तो 1 2 3 4 है, तो सामग्री कितनी थी, 4 थी। फिर उसके बाद संक्रिया देखिए कितनी है, संक्रिया कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुख्य तौर पे 5 है। कितनी है बच्चा, 5 है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, यह कितना है, उत्पाद कितना है, उत्पाद 6 है। तो इन तीनों को मिला के टोटल कितने हुए थे, 120 संघटक हुए थे। ठीक है मित्र, 120 संघटक हुए थे, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई हुआ था। मतलब जो 4 है, ये 4 में आकृति में भी परिमाण मॉडल है, मूर्त मॉडल है, अमूर्त मॉडल है, ऐसे करके कई और तत्व तो समाहित होते जाते हैं। तो उसी लिए इन्होंने क्या किया था, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 120 संघटक क्या बताए थे, 120 संघटक बताए थे। यह 4 में लेके चले थे, लेकिन जब वही 5 कर लेते हैं, तो 5 कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूं। जब इसी सामग्री को क्या कर देते हैं, जो 4 संघटक बताए थे, इसी सामग्री को मैं यहां लिखता हूं, इसी सामग्री को कालांतर में प्रयोग करके इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। 5 घटक जो बताए, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी जगह बता देता हूं आपको। जो 5 घटक बताए थे उसमें तो क्या था, श्रवणिक था। क्या था, श्रवणिक मतलब सुनने की क्षमता। क्या था मित्र, श्रवणिक था। दूसरा क्या था, तो सांकेतिक था, ऊपर होगा भी, सांकेतिक था। ठीक है मित्र। उसके बाद क्या था,
दृश्यक था, मतलब आकृति, वही बात है, दृश्यक या आकृति था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, शाब्दिक था, फिर उसके बाद क्या था, व्यवहारिक था। तो पहले कितने थे, 4 थे, अब एक थे, इन्होंने क्या जोड़ा, श्रावणिक जोड़ा। तो जब इसको जोड़ा तो अब यह क्या हो गई संक्रियाएं, सामग्री कितनी हो गई, 5 हो गई, संक्रिया कितनी हो गई, 4। तो अब इसका सिद्धांत जो बना 5 गुणे 5 गुणे 6 का बना। इसका मतलब कितना हो गया, 150 संघटक हो गए, मतलब 20 संघटक क्या हुए, 30 संघटक क्या हुए मित्र, बढ़ गए। यह कहलाता है जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत। कारक विश्लेषण पर आधारित सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था मित्र, प्रतिपादित किया था। प्रथम बीमा जो माने थे, ठीक है, प्रथम बीमा जो माने थे सामग्री या विषय वस्तु को, मैंने पहले ही बताया, जो प्रथम बीमा माने थे सामग्री या विषय वस्तु को, द्वितीय बीमा माने थे किसको, संक्रिया को, और तृतीय बीमा माने थे उत्पाद को। तो इसीलिए इनको बहुबीमी का सिद्धांत, बहुबुद्धि कारक का सिद्धांत, या कह सकते हैं कि बताया ना कि बहुबीमी का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, इसीलिए, या त्रिविमी का सिद्धांत कहा जाता है, त्रिविमी मॉडल का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है मित्र, तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, इसका जेपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादन किया गया था इसका। उम्मीद है मुझे कि क्या किए होंगे आप, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। बताइए कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है ना, आगे चले। मिटा दें इसको, जैसे देखिए मैं मिटा कर देता हूं, आगे मैं बता देता हूं आपको। अब एक और सिद्धांत आता है, क्या उसका नाम है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है मित्र, आप ये जानते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है, कैटल है। कौन है, कैटल है। जो कहाँ के थे बताइए, आरबी कैटल थे। इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया था। इन्होंने इसमें दो बुद्धि बताए थे। कौन थे, आरबी कैटल, इनका पूरा नाम था। इन्होंने 2 बताए थे कि तरल ठोस बुद्धि, जो बुद्धि होती है वह 2 भागों में होती है। एक होती है तरल बुद्धि जो सामान्य कार्यों में क्या करती है, भाग लेती है, और एक होती है ठोस बुद्धि, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि। इसको कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, और इसको कहते हैं क्रिस्टलाइज, क्या मित्र, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है मित्र, ये तो तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि। ठीक है मित्र, अब इसमें कैटल ने बताया था कि तरल बुद्धि को जी कारक माने थे। क्या माने थे, अब यह ध्यान दीजिएगा, जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत था, तो तरल बुद्धि को इन्होंने क्या माना था, इन्होंने जी कारक माना था। क्या माना था, जी कारक माना था। और जो ठोस बुद्धि को क्या माना था, यस कारक माना था, यस कारक माना था। ठीक है मित्र, और इसको जी कारक। मैंने पहले ही बताया कि तरल बुद्धि का इनके कहने का मतलब था कि यह सामान्य संक्रियाओं को सॉल्व करने में, क्या करने में, सामान्य परिस्थितियों की संक्रियाओं को हल करने में प्रयोग होती है। और ठोस बुद्धि का क्या था कि यह किसी विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न समस्याओं का, उत्पन्न संक्रियाओं को हल करने में
मदद करती है, मदद करती है। बताइए क्या दिक्कत है? एकदम आसानी से समझ में आ गया कि नहीं तरल ठोस का? ठीक है, ठीक है मित्र, ठीक है, आगे आगे चले ना। इन्होंने बताया था कि जो तरल बुद्धि होती है, तरल बुद्धि दिख रहा है मतलब मित्र, जीएफ मतलब जनरल फैक्टर प्लस पर्यावरणीय मतलब यह वंशानुक्रम होती है, वंशानुक्रम। ठीक है, इन दोनों का योग क्या होती है? ठोस बुद्धि होती है, जिसको क्या कहते हैं मित्र? स्पेशल फैक्टर, एसएफ कहते हैं, स्पेशल फैक्टर। ये कहते हैं, इनका सिद्धांत जो कहता है, यह कहता है कि तरल बुद्धि जो कि वंशानुक्रम से मिलती है और पर्यावरणीय, क्या मित्र? पर्यावरणीय, रुक जाइए 1 मिनट, लिखता हूं फिर से। पर्यावरणीय, ठीक है मित्र, पर्यावरणीय होती है, क्या होती है? पर्यावरणीय होती है, ठीक है ना। पर्यावरणीय बुद्धि से मिलके क्या बनती है? ठोस बुद्धि मिलती है। मतलब अर्थात इन दोनों का योग जो है वह क्या है? ठोस बुद्धि है। इसीलिए तो यह क्या है? विशिष्ट है, विशेष परिस्थितियों में कार्य करने वाली बुद्धि मानी जाती है। ठीक है मित्र, इतना समझ में आया आपको? बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब एक बार और सिद्धांत लिखते हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। क्या मित्र? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला है इसी में कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। क्या मित्र? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है मित्र, इसके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है मित्र, कब दिए थे? 1893 में। कब दिए थे? 1893 में कि 1993 है? कि कब है? 1893 थोड़े है, यह है 1983 है मित्र, 1983 ईस्वी में। और सुनिए मजे वाली बात, इसके प्रतिपादक थे ना बहुबुद्धि के सिद्धांत के, इन्होंने कहा था कि बुद्धि में मुख्य 7 तत्व होते हैं। दिख रहा है कि नहीं? 7 तत्व होते हैं। इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होगी, क्या मित्र? जो बुद्धि होगी उसमें कितने तत्व होंगे? 7 तत्व होंगे। देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक क्या होगा? 7 तत्व समाहित होते हैं। जैसे उसमें क्या होता है? तार्किक, गणितीय, भाषाई, शारीरिक, गतिक, व्यक्तिगत, स्व। ठीक है मित्र, आपको बता देता हूं कि तार्किक गणितीय, क्या मित्र? तार्किक गणितीय, जैसे कि देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं मित्र क्या है इसमें। तो एक है तार्किक गणितीय, दिख रहा है? तार्किक गणितीय हो जाएगी, दिख रहा है ना? तार्किक गणितीय हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भाषाई हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? शारीरिक गतिक हो जाएगी। शारीरिक गतिक हो जाएगी। उधर दिख रहा है कि नहीं ये बताइए पहले।
शारीरिक गतिक हो जाएगी। दिख रहा है ना मित्र? हाँ दिख तो रहा है, शारीरिक गतिक हो जाएगी, है ना, शारीरिक गतिक हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? व्यक्तित्व स्व हो जाएगी। क्या मित्र? व्यक्तित्व स्व, यह स्वयं के द्वारा आएगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्थानिक, उसके बाद क्या हो जाएगी मित्र? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्थानिक, उसके बाद संगीतिक, सांगीतिक, जो संगीत वाली संबंधी हो जाएगी। फिर व्यक्तिगत अन्य, अब इसको दो पार्टों में बांट दिया जाता है। जो इतने पे 3 हैं और ये 3 अलग अलग हो जाते हैं। इनको माना जाता है क्या? प्रकृतिवादी बौद्धिक संरचना। और इसको कहते हैं अस्तित्ववादी। क्या मित्र? अस्तित्ववादी। ठीक है, तो यह किसमें हुआ था, किसमें कहा जाता है? तो यह किसकी बुद्धि के अनुसार कहा जाता है? तो बताइए, हावर्ड गार्डनर की बुद्धि जो बताए थे, देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। इन्होंने कहा था कि ये 7 तत्व हैं मित्र, 7 तत्व होते हैं बुद्धि में, जो कि तार्किक गणितीय होती है, जो कि सबसे ऊपर होती है या सबसे प्रमुख होती है या सबसे उचला स्तर है बुद्धि का। उसके बाद भाषाई, उसके बाद शारीरिक गतिक, मतलब शारीरिक गति के द्वारा जो भी बौद्धिकता को ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ज्ञान आपको शारीरिक क्रियाओं से ही होता है ना, तो वही है। व्यक्तिगत स्व, मतलब जो हमारा बिहेवियर है व्यक्तिगत है, उससे भी हम ग्रहण करते हैं। स्थानिक बुद्धि, मतलब किस स्थान पर रहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। सांगीतिक बुद्धि, अगर वहाँ का वातावरण सांगीतमय है तो उसका प्रभाव। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, मतलब और व्यक्तिगत अन्य संरचनाओं से जो हमको बौद्धिकता का ज्ञान होता है, वह व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में आ जाते हैं। तो इसमें और ध्यान दीजिए, जो भाषाई, शारीरिक और व्यक्तिगत स्वबुद्धि है, इसको उन्होंने बताया कि यह प्रकृतिवादी है, मतलब प्रकृति से प्राप्त होती हैं। लेकिन जो स्थानिक, सांगीतिक और व्यक्तिगत अन्य चीज़ें हैं, यह क्या है? अस्तित्ववादी हैं, मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब उपस्थित होती हैं तो हमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। यही कहलाता है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है मित्र, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में भी घपला हो जाएगा कि ये क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इतना रखते हैं। इस चीज़ों को समझना है अगर, तो बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से इसको समझाया हूँ मैं। तो आप बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सेशन को लेते रहिए। और मित्र आपको बता दे कि अगर किसी का बोली जो सुनते हैं आप, किसी का व्यंग सुनते हैं, तो उसके मुंह पे तमाचा आप तभी मार सकते हैं जब आप किसी छोटी सी भी परीक्षा में सफलता पा लें। वह अपने आप चुप हो जाएगा, वही इंसान आपकी इज्जत करने लगेगा। और एक बात और मित्र, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे, आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अनुभव है हमें समाज का ज़्यादा आपसे, तो इसलिए मैं आपको आगाह करता हूँ या बताना चाहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा करेंगे, किसी पर विश्वास करेंगे, उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही इंसान देता है आपको जो कि आपकी बातें इग्नोर करता है, आपकी बातें नहीं सुनेगा, तब आप सबसे ज़्यादा तकलीफ में होंगे। और इसकी वजह से आपकी पढ़ाई, आपका व्यक्तिगत जीवन, दैनिक दिनचर्या सब उथल पुथल हो जाती है। तो मित्र आप स्वयं दुनिया में किसी पे, माँ बाप के अलावा किसी पे भरोसा मत करिए, सिर्फ अपने स्वयं के कर्मों पे भरोसा करिए। अगर आप स्वयं में दृढ़ शक्ति रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे मित्र। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। इसी के साथ आप चलते हैं। जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।